नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल के बारे में। जो भी मेरी तरह एक साइकियाट्रिस्ट थे, वो एक जूइश थे। वो उस समय जूइश थे जब जूइश होना एक गुनाह माना जाया करता था। जूइश लोगों को सजाएं दी जाती थी, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था। वहां उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन व्यवहार किया जाता था। काफी जूइश लोगों को गैस चैम्बर्स में बंद करके मार डाला गया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिटलर के समय की नाजी जर्मनी की। उस समय ये इंसान हुआ था जिनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी के लोगों ने उन्हें भी कैप्चर किया था। उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था। सिर्फ वो खुद और उनकी बहन ही जिंदा बचे थे। हालांकि उनकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है, इन बात का उन्हें काफी समय के बाद या वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पता चला था और विक्टर फ्रैंकल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के हालात जेल से भी बदतर थे। वहां उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ करता था। समय पर खाना नहीं मिलता था, ठीक से खाना नहीं मिलता था, रहने की जगह भी ठीक नहीं थी। वहां मजदूरी वाला या मेहनत वाला, जैसा पत्थर तोड़ने वाला, ऐसा बहुत हेवी मैनुअल वर्क उनसे करवाया जाता था और उन वहां रहने की या वहां एक जेल से भी बदतर हालत में लोगों को रखा जाता था। काफी जूइश लोग नाजी जर्मनी में मारे जा चुके थे। जो नहीं मरे थे या जो अब तक जिंदा थे, वो बस एक मरने की तैयारी में थे या मरने का ही वेट कर रहे थे। वो जीने की कोई आस को खो चुके थे, जीने की कोई होप को खो चुके थे, जीने की कोई उम्मीद को खो चुके थे। कुछ ऐसी ही परिस्थिति में विक्टर फ्रैंकल भी थे। एक रात वो अपने कमरे में अकेले थे, बिना किसी कपड़ों के, अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे। तब उन्होंने सोचा कि वो क्या चीज है जो उनसे ये नाजी लोग नहीं छीन सकते। क्या उनके पास ऐसी कोई चीज है कि जो नाजी जर्मनी के सोल्जर्स उनसे नहीं छीन सकते? उनसे उनकी पूरी फ्रीडम छीन ली गई है, उनसे उनका पूरा सोशल स्टेटस छीन लिया गया है, उनकी पूरी फैमिली से उनको अगवा कर दिया गया है, उनको उनकी मर्जी के विरुद्ध ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है, उनको उनकी मर्जी के विरुद्ध ये सब उससे काम करवाए जाते थे जो वो नहीं करना चाहते थे, उनको उनकी मर्जी के विरुद्ध उनके साथ ये सब दुर्व्यवहार हो रहा है। वो उस वक्त बिना कपड़ों के थे। वो सोच रहे थे कि ये कपड़े भी अगर शायद नाजी जर्मनी के लोग मुझसे छीन ले, फिर मेरे पास ऐसा क्या बचता है, फिर मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है कि ये नाजी जर्मनी वाले लोग मुझसे नहीं छीन सकते। तो उनका आंसर मिला, परिस्थितियों का उनके ऊपर होने वाला असर। जब तक किसी परिस्थिति का वो उनको खुद के ऊपर असर करने के लिए अलाउ ना करे, तब तक परिस्थितियों का असर उनके पर नहीं हो सकता। वो अपने दिमाग के ऊपर एक ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं ताकि बाहर की परिस्थितियों का उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, उनके मन के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर बुरा असर ना हो। ये वो चीज है, बाहर की परिस्थितियों का उनके ऊपर होने वाला असर, वो उनके कंट्रोल में है। वो नाजी लोग उनसे नहीं छीन सकते। वो चाहे उनसे कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, उस बुरे व्यवहार का उनके मन और शरीर के ऊपर होने वाले असर को वो नाजी लोग उनसे नहीं छीन सकते। उनका उनके व्यवहार और वर्तन के ऊपर खुद का कंट्रोल है। फिर उसने ऐसा सोचा कि ऐसे कौन लोग थे जो इस विषम परिस्थितियों में भी जिंदा थे। तो वो लोग थे कि जिनके पास जिंदा रहने की वजह थी। जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कुछ करना चाहते थे, जो अपने फैमिली से मिलना चाहते थे, जो अपने बच्चों की शादियां करवाना चाहते थे, जिनके पास जिंदा रहने की वजह बची थी, उनकी परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी। वो इस परिस्थिति के सामने टक्कर दे रहे थे, वो इस परिस्थिति को झेल पा रहे थे। लेकिन जिनके पास ये जिंदा रहने की वजह नहीं थी, वो लोग इस परिस्थिति के सामने टूट गए थे। वो लोग बस एक मरने की वेट ही कर रहे हैं, इसी तरह जिंदा रह रहे थे। और यूं मानो उन्हें भी वो जिंदा रहने की वजह मिल गई। वो अब बाहर निकलना चाहते थे, अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे,
अपनी बीवी से मिलना चाहते थे, वापस काम पर जाना चाहते थे, वापस लेक्चर लेना चाहते थे, वापस रिसर्च करना चाहते थे। उनके ऊपर ये जो यातनाएं हुई उसके बारे में वो दुनिया को बताना चाहते थे कि मैंने इन सब चीजों को सहा, फिर भी मैं जिंदा वापस लौटा हूं। वो इसके ऊपर एक किताब लिखना चाहते थे कि और वो चाहते थे कि वो एक किताब बेस्ट सेलर बुक बने और लोग उसे पढ़े। उन्हें ये जिंदा रहने की वजह मिल गई। और एज अ साइकियाट्रिस्ट हम लोग भी जब काफी मरीज को देखते हैं कि अपने क्लिनिक में कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का विचार बहुत आ रहा है, तो फिर भी काफी लोग वो सुसाइड के विचार के ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो हम उस मरीज को पूछते हैं कि आपको इतने विचार बार बार सुसाइड के बारे में आ रहे हैं, तो आप सुसाइड के विचार के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? काफी बार कुछ मदर्स होते हैं कि जिनके 1 या 2 छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, तो वो बताते थे कि हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि अगर हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसा डे टू डे लाइफ में भी देखा गया है कि जिनके पास जिंदा रहने की वजह है कि मुझे आगे ये करना है, वो लोग सुसाइड कम कमिट करते हैं। वो एक सुसाइड प्रिवेंटर की तरह काम करता है। जैसे एक विचार आया कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, उसके सामने यही विचार कि नहीं नहीं अभी नहीं मरना चाहिए, अभी मुझे जिंदा रहना है, अभी मुझे ये काम करना बाकी है। उसी तरह ये एक जिंदा रहने की वजह हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो एक कभी भी सुसाइड के विचार को प्रिवेंट करती है और उससे उनकी जो जिंदगी है वो किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं। नाउ बैक टू विक्टर फ्रैंकल। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, नाजी हुकूमत खत्म होती है, उनको भी बाकी सारे जूस की तरह नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से रिहा किया जाता है। वो फिर बाहर आते हैं और एक बुक लिखते हैं जिनका नाम है मैन सर्च फॉर द मीनिंग। ये बहुत ही फेमस बुक है, आप भी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। में उन्होंने अपने ऊपर हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप के दुर्व्यवहारों को डिस्क्राइब किया है और ये चीजें कैसे कैसे उनके साथ हुई और उन सब चीजों को उन्होंने कैसे सरवाइव किया और अब वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने एक ट्रीटमेंट की नई पद्धति का आविष्कार भी किया है जिनका नाम है लोगोथेरापी। इनके बारे में भी उन्होंने इस किताब में बताया है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव भी लगा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।